हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ना शुरू किए थे और इसमें अभी तक 3-4 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इस्लाम की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया, अरब आक्रमण के बारे में पढ़ लिया और तुर्क आक्रमण हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनबी के बारे में पढ़ा था। अब उसी के आगे महमूद गजनबी के आगे हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे? मोहम्मद गौरी के बारे में। तो ये भी तुर्क आक्रमणकारी था और ये आता है भारत में और मुस्लिम की सत्ता की कहीं ना कहीं स्थापना करता है। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना किसने किया? मोहम्मद गौरी ने। लेकिन अगर कोई पूछे दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो गजनी और गौर प्रांत। गजनी से आया था गजनबी, महमूद गजनबी जो आया था वो गजनी से आया था और मोहम्मद गौरी जो आया है गौर से आया है। और ये गौर और गजनबी दोनों कहाँ पे स्थित हैं? अफ़गानिस्तान में स्थित है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चाहे गौर प्रांत की बात हो, गौर से आया था गौरी और गजनी से आया था गजनबी, तो दोनों स्थान कहाँ स्थित हैं? अफ़गानिस्तान में। पृष्ठभूमि और उदय। गौरी साम्राज्य का केंद्र जो था वो उत्तरी पश्चिमी अफ़गानिस्तान में था। मोहम्मद गौरी संसबनी वंश का था। कई बार पूछा जाता है जो मोहम्मद गौरी था वो किस वंश का था? संसबनी वंश का। और अफ़गानिस्तान में गौरी वंश स्थापित होने के पहले वहाँ के लोग किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। यानी अफ़गानिस्तान में पहले बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। बाद में वहाँ पे जब संसबनी वंश की स्थापना हुई तो वहाँ पे लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। अब इसी संसबनी वंश का यानी गौर का एक शासक था, गौर प्रांत का अलाउद्दीन हुसैन। गौर प्रांत का एक शासक था अलाउद्दीन हुसैन। 1155 ईस्वी में इसने गजनी पर आक्रमण कर दिया। तो अफ़गानिस्तान में दो स्थान थे, एक गौर था, एक गजनबी। 1155 में क्या हुआ? अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण करके उसको पूरी तरह जला दिया, नष्ट कर दिया। और गजनी को नष्ट करने के कारण अलाउद्दीन हुसैन को जहान सोज कहा जाता है। जहान सोज का मतलब विश्व को जलाने वाला। याद रखिए, पहला शासक गौर का मैंने बताया अलाउद्दीन हुसैन, जिसने गजनी को जला दिया और इसीलिए इसको जहान सोज कहा गया। 1163 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन की मृत्यु हो गई। ये जो अलाउद्दीन हुसैन है इसकी मृत्यु कब हो गई? 1163 ईस्वी में। फिर इसका एक चचेरा भाई था गियासुद्दीन, ये गौर का शासक बना। गौर प्रांत का शासक कौन बनता? गियासुद्दीन, जो कि अलाउद्दीन हुसैन का चचेरा भाई था। और इसी गियासुद्दीन का छोटा भाई था मोहम्मद गौरी, जिसको शिहाबुद्दीन कहते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के बारे में देखते हैं। गियासुद्दीन का छोटा भाई शिहाबुद्दीन गौरी था, जिसको हम लोग मोहम्मद गौरी भी कहते हैं। 1173 ईस्वी में इसने गजनी को जीत लिया और गौरी का नाम शिहाबुद्दीन था, यानी धर्म का ज्वलंत लक्षण। शिहाबुद्दीन का मतलब क्या था? धर्म का ज्वलंत लक्षण। गौरी स्वतंत्र शासक होते हुए भी स्वयं को अपने बड़े भाई गियासुद्दीन के अधीन मानता था। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहला शासक था अलाउद्दीन हुसैन। अलाउद्दीन हुसैन की जब मृत्यु हुई तो उसका चचेरा भाई गियासुद्दीन शासक बना। गियासुद्दीन का ही एक छोटा भाई था शिहाबुद्दीन, जिसको मोहम्मद गौरी कहते हैं, वो शासक बनता है और गजनी को जीत लेता है 1173 में। 1203 ईस्वी में गियासुद्दीन की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात गौरी ने स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। ये जो मोहम्मद गौरी है, जब इसके भाई गियासुद्दीन की मृत्यु हो गई तब इसने स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करना शुरू किया और मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। मृत्यु से पहले ये अपने भाई के अधीन ही कार्य कर रहा था, स्वतंत्र शासक नहीं था। मिनहाज की तबकात नासरी में गौरी की भारत विजय का विवरण है। तो मिनहाज सिराज कौन है? एक इतिहासकार हैं और इनकी एक पुस्तक है तबकात नासरी। तो मिनहाज सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासरी में गौरी की भारत विजय का वर्णन किया है।
अब महमूद गजनबी के बाद जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि महमूद गजनबी जो भारत पर आक्रमण करता है तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है धन लूटना। लेकिन गौरी के आक्रमण करने का कारण क्या क्या था? सबसे पहला, साम्राज्य की स्थापना करना, यानी ये मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। दूसरा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। तीसरा, धन प्राप्त करना चाहता था। और चौथा कारण ये कि इसने अपने बड़े भाई गियासुद्दीन से समझौता किया था, वादा किया था कि वह पूरब की ओर विस्तार करेगा, इसलिए ये भारत पर आक्रमण करता है। अब भारत में प्रवेश करता है मोहम्मद गौरी, तो उस समय भारत में 3 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे उत्तर पश्चिम में। जब भारत में मोहम्मद गौरी प्रवेश करता है, आक्रमण करता है, तो उस समय उत्तर पश्चिम में यानी पाकिस्तान के क्षेत्रों में 3 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे। एक था लाहौर, यहाँ पे देखिए मैप में, दूसरा मुल्तान था और तीसरा सिंध था। अब लाहौर में खुसरो शाह शासन कर रहा था। लाहौर में कौन शासन कर रहा था? लाहौर में खुसरो शाह शासन कर रहा था, जो महमूद गजनबी का एक प्रकार से उत्तराधिकारी था। उसी के वंश का था। खुसरो मलिक गजनी वंश का था, लाहौर में शासन कर रहा था। मुल्तान में करमाथी मुसलमान शासन कर रहे थे और सिंध में सुमरा वंश के मुसलमान शासन कर रहे थे। अब गौरी गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश करता है, गोमल दर्रे से, जबकि जो महमूद गजनबी था वो खैबर दर्रा से अंदर आता है और गौरी गोमल दर्रे से। तो गा से गौरी, गा से गोमल, ऐसे आप याद रखिए। संस बनी वंश के मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। यहाँ पे आप देखिए, इसी मुल्तान पर मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण किया और यहाँ पर करमाथी जाति के लोग शासन कर रहे थे। करमाथी एक प्रकार के मुसलमानों की एक शाखा थी, करमाथी मुसलमान, तो शासन कर रहे थे मुल्तान पर, उनको पराजित करता है। वही चीज़ यहाँ लिखा है, उस समय मुल्तान में करमाथी मुसलमान शासन कर रहे थे। मैप में आप देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला आक्रमण कब हुआ? 1175 में मुल्तान पे। दूसरा आक्रमण कब होता है? गुजरात में होता है 1178 में। और यहाँ पर गुजरात का जो शासक था मूलराज द्वितीय, ये सोलंकी वंश का शासक था, जिसको आप चालुक्य वंश भी कहते हैं, चाहे चालुक्य वंश कहिए या सोलंकी वंश कहिए। उस वंश का शासक था मूलराज द्वितीय। उसने माउंट आबू के युद्ध में पराजित कर दिया, यानी मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय 1178 ईस्वी में हुई। किसने पराजित किया? मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में पराजित कर दिया। इस युद्ध को नाम दिया गया था माउंट आबू का युद्ध, और यह भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय थी। इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया? तो मूलराज द्वितीय की एक विधवा माँ थी, नायिका देवी, इन्होंने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। कहा जाता है मूलराज द्वितीय की जल्द ही मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका एक बेटा रहता है, भीम द्वितीय शासक बनता है, और इसने भी मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो याद रखिए, 1178 ईस्वी में सबसे पहले मूलराज द्वितीय ने गौरी को पराजित किया माउंट आबू के युद्ध में। फिर मूलराज द्वितीय का एक बेटा भीम द्वितीय शासक बनता है 1178 ईस्वी में, और ये भी पराजित करता है। अब देखिए, अब जब गुजरात में पराजित हो गया तो मोहम्मद गौरी अपना रास्ता बदल लेता है और अब ये पंजाब से प्रवेश करता है भारत में। और पंजाब में, लाहौर में उस समय गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह शासन कर रहा था। मैं एक बार फिर से मैप दिखाता हूँ। सबसे पहले मुल्तान को लूटा, फिर वापस चला गया और फिर गुजरात में आता है, लेकिन गुजरात में उसको पराजय मिलती है, तो फिर से ये वापस जाके और लाहौर की तरफ से आता है। लाहौर का शासक उस समय कौन था? मैंने बताया ही, खुसरो शाह था। ये गजनी वंश का यानी यामनी वंश का अंतिम शासक था, और इसको मोहम्मद गौरी पराजित करके लाहौर को जीत लेता है। इस अभियान के समय जम्मू के राजा विजयदेव ने गौरी का सहयोग किया था। तो पूरा का पूरा पंजाब
गौरी के हाथों में आ गया। अब हरियाणा जीतने चलेगा। पंजाब का ही एक स्थान था भटिंडा। 1188 में गौरी ने भटिंडा को जीत लिया। भटिंडा को कहीं कहीं तबर हिंद भी कहते हैं। तो जब तबर हिंद के किले को यानी भटिंडा में स्थित किले को जीता तो तराइन के प्रथम युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अब कैसे? अब समझिए, ये जो भटिंडा स्थान था या तबर हिंद का स्थान था, इस पर पृथ्वीराज चौहान अपना दावा ठोकता था। वो कहता था कि ये हमारे इलाके हैं। और जब इनको गौरी ने जीत लिया तो पृथ्वीराज चौहान गुस्सा हो गया और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और दोनों के बीच युद्ध होता है 1191 में, जिसको तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। तराइन के युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ लड़ा गया? थानेश्वर के पास। हरियाणा में एक स्थान है थानेश्वर, वहीं पे एक मैदान है जिस मैदान को कहते हैं तराइन का मैदान। वहीं पे युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज तृतीया भी कहते हैं या राय पिथौरा भी कहते हैं, इसने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित किया और मोहम्मद गौरी किसी तरह अपनी जान बचाते हुए भागा। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान ने भागते हुए मोहम्मद गौरी पर आक्रमण नहीं किया और वो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, भूल साबित हुई। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। पूरी तैयारी के साथ मोहम्मद गौरी फिर से आया और किवाम उल मुल्क नामक दूत को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा था। कहा जाता है तराइन के दूसरे युद्ध के पहले मोहम्मद गौरी ने एक दूत भेजा पृथ्वीराज चौहान के पास। उस दूत का नाम था किवाम उल मुल्क और पृथ्वीराज चौहान से ये अपेक्षा की कि पृथ्वीराज चौहान उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। ये देखिए, दूत भेजने का उद्देश्य गौरी की अधीनता स्वीकार करवाना था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान गुस्सा हो गए कि हम अधीनता स्वीकार करेंगे, एक बार तो हरा ही चुके हैं, दोबारा और फिर से हराएंगे। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीया मोहम्मद गौरी से पराजित होता है। पृथ्वीराज तृतीया का सेनापति खांडे राव था, जिसने तराइन के युद्ध में सेना का नेतृत्व किया। ये कई बार पूछा जाता है, पृथ्वीराज तृतीया का सेनापति कौन था? खांडे राव। अब पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ हाल हारने के बाद, इसके बारे में इतिहासकारों ने विभिन्न मत दिए हैं। हसन निजामी एक इतिहासकार है, ये अपने ग्रंथ ताजुल मासिर में लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान को कैद करके अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। ठीक है, हसन निजामी कहता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा करके कैद कर लिया और अजमेर ले जाया गया। और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के अधीन रहकर शासन किया और उसने सिक्के चलवाए थे। पृथ्वीराज चौहान ने सिक्के चलवाए जिस पर श्री मोहम्मद शाम लिखा हुआ था। इससे साबित होता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के अधीन शासन किया, क्योंकि उसके नाम से उसने सिक्के चलवाए थे, ऐसा हसन निजामी कहते हैं। हसन निजामी के इस कथन की पुष्टि संस्कृत के एक ग्रंथ किसलविद विद्वमसा से भी होती है। पृथ्वीराज तृतीया के कुछ सिक्कों के पृष्ठ भाग पर श्री मोहम्मद शाम लिखा है, तो इससे भी यह सिद्ध होता है, यानी ये जो सिक्के पृथ्वीराज चौहान ने चलवाए थे इस पर मोहम्मद बिन शाम लिखा है। मोहम्मद शाम जो था ये गौरी का नाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी को ही मोहम्मद शाम कहते थे, तो ये नाम लिखा है सिक्कों पर, इसका मतलब कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान उसके अधीन था। ये हसन निजामी का कहना है। ऐसे ही एक और इतिहासकार हैं मिनहाजुस सिराज, ये अपने ग्रंथ तबकात नासरी में लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी सिरसा में, हरियाणा के पास। फिर एक दरबारी कवि हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे, चंदवर दाई जो हैं ये अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में लिखते हैं कि पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले जाया गया और वहाँ गौरी की हत्या के अपराध में उसका वध कर दिया गया। अब इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको सुनिए। चंदवर दाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में कहते हैं कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया
तो पृथ्वीराज चौहान को कैद करके गजनी ले जाया गया और इनको अंधा कर दिया गया। पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया। फिर चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, ये जाते हैं पृथ्वीराज चौहान से मिलने गजनवी यानी गजनी जाते हैं अफ़गानिस्तान, जहाँ पे कैद रहते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो वहाँ पे गौरी से मिलते हैं और चंद्रवरदाई जो हैं वो गौरी से कहते हैं कि हमारे शासक को पृथ्वीराज चौहान को आपने अंधा करवा दिया है, फिर भी ये सटीक निशाना लगा सकते हैं बिना देखे ही। तो महमूद गजनी जो मोहम्मद गौरी था वो हंसने लगता है कि मैंने दोनों आँखें उनकी निकाल ली, फिर भी वो निशाना लगा सकते हैं। तो चंद्रवरदाई ने कहा हाँ, हमारे शासक ऐसे ही हैं। तो एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को मैदान में उतारा जाता है कि आप बिना देखे निशाना लगाइए। तो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई मिलकर प्लानिंग कर चुके थे, पूरा आपस में डिस्कस कर चुके थे कि जो चंद्रवरदाई है वो एक लाइन बोलेगा, 2 लाइन बोलेगा और उसी को समझ करके पृथ्वीराज चौहान तीर मारेगा और वो तीर सीधा मोहम्मद गौरी के सीने में लगेगा। तो जब तीर और कमान पृथ्वीराज चौहान के हाथों में था तब चंद्रवरदाई ने एक लाइन बोली, कहा जाता है उसने बोला, 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चूको चौहान। उन यानी कि पूरी ऊंचाई, दूरी और कितनी दूर पे मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है, इस लाइन के माध्यम से चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को बता दिया और पृथ्वीराज चौहान समझ जाता है कि मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा हुआ है और वो तीर मार देता है और वो तीर सीधे मोहम्मद गौरी के सीने पे लगती है। मोहम्मद गौरी वहीं मर जाता है और उसके बाद चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को मार देते हैं तलवार से। ये वर्णन करता है चंद्रवरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में। जबकि मिन्हाज सिराज कहते हैं कि सिरसा में इसकी मृत्यु हुई। ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध था। इसके बाद उत्तर भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हुई। अब कहा जाता है दूसरे युद्ध में, जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी का साथ एक शासक थे जयचंद, गढ़वाल वंश के शासक थे, कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक थे जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। अब मोहम्मद गौरी का साथ जयचंद क्यों देगा, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये बताई जाती है कि ये जो जयचंद है इसकी एक पुत्री थी संयोगिता। संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान का प्रेम चल रहा था और पृथ्वीराज चौहान जो है संयोगिता को घोड़े पर बैठाकर भगा ले जाते हैं और इससे जयचंद काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि उसके सामने उसकी बेटी को कोई भगा ले गया, तो नाराज़ होता है और मोहम्मद गौरी को बुलाता है आक्रमण करने के लिए और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। लेकिन बाद में 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जयचंद को भी चंदावर के युद्ध में पराजित करता है। ठीक है। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में कन्नौज एवं बनारस के गढ़वाल शासक जयचंद को भी पराजित किया। गौरी ने गढ़वाल सिक्कों पर भारतीय चिन्ह लक्ष्मी और नागरी लिपि को अपनाया। चंदावर कहाँ, इटावा में है, यमुना नदी के तट पर। 1206 ईस्वी में खोखरो पर आक्रमण करता है पंजाब में और ये अंतिम आक्रमण था मोहम्मद गौरी का। महमूद गजनबी ने अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था और मोहम्मद गौरी ने अंतिम आक्रमण खोखरो के विरुद्ध किया। गौरी ने अपना आखिरी अभियान इल्तुतमिश के सहयोग से किया और खोखरो का कत्ल किया। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास। कहा जाता है इल्तुतमिश के शौर्य से यानी वीरता से प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक को आदेश दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि वह इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति कर दे। अतः इल्तुतमिश अपने स्वामी ऐबक से पहले ही दास्ता से मुक्ति पा गया था। अब इसको समझिए थोड़ा सा।
ये है मोहम्मद गौरी और इसके नीचे है इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और इसके नीचे है इसका गुलाम इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश का जो गुरु था, मालिक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गौरी का शिष्य था। तो मोहम्मद गौरी का शिष्य कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का शिष्य इल्तुतमिश हुआ। तो जब मोहम्मद गौरी देखता है इल्तुतमिश के शौर्य, पराक्रम को, वीरता को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश देता है कि इसको आज़ादी से मुक्ति दो और इसको दास्ता से मुक्ति दो और उसको ऐबक जो है आज़ाद कर देता है। अब गौरी ने सिक्के भी चलवाए थे। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा खुदा होता था और दूसरी तरफ लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति होती थी। ये देखिए, लक्ष्मी एवं नंदी बैल की आकृति है और एक में कलमा खुदा यानी कि कुछ लिखावट है। कुछ सिक्कों के पृष्ठ भाग पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम लिखा होता है, जो मैंने आपको बताया भी था अभी कुछ समय पहले कि पृथ्वीराज चौहान उसके नाम से सिक्के चलवाता है। वहाँ पर मैंने दिखाया था जिस पर श्री मोहम्मद शाम लिखा था। इन सिक्कों को देहलीवाल सिक्के कहा जाता है, जो तुर्क विजय के समय प्रचलित थे। ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाने के लिए देहलीवाल सिक्कों में मजदूरी को दिया था। यानी कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो ऐबक ने बनवाया था, उसमें जो मजदूरों ने काम किया था उनको यही सिक्के दिए गए थे। मोहम्मद गौरी की हत्या। अब हत्या कैसे हुई? 15 मार्च 1206 ईस्वी को दमयक नामक स्थान पे, ये सिंधु नदी के तट पर है, दमयक नामक स्थान पे सिंधु नदी के तट पर नमाज पढ़ते टाइम गौरी की हत्या कर दी गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि खोखरों ने मिलकर यह हत्या करवाई थी, जिन पर महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण किया था, उन्हीं खोखर जातियों ने मिलकर इसकी हत्या की है। देखिए, कुछ इतिहासकार इसका श्रेय करमाथी जाति के शिया मुसलमानों को देते हैं, क्योंकि मुल्तान में पहला आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने 1175 में, और मुल्तान पे कौन शासन कर रहे थे? करमाथी मुसलमान। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं करमाथी मुसलमानों ने ही बदला लिया था। उत्तराधिकार और सांस्कृतिक प्रभाव। अब मोहम्मद गौरी का कोई संतान नहीं था। 1206 ईस्वी में जब गौरी की मृत्यु हुई तो उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में नए राजवंश की नींव डाली, जिसे गुलाम वंश कहते हैं। 1206 ईस्वी से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए व अजमेर में बस गए थे। ये कई बार पूछा गया है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, ये मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए थे और अजमेर में बसे, वहीं पे उनकी दरगाह बनी है। फ़खरुद्दीन गाजी तथा निजामी उरूजी आदि कवि गौरी के दरबार में थे। तो ये फ़खरुद्दीन गाजी और निजामी उरूजी एक कवि थे जो गौरी के दरबार में थे। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने इक्ता प्रथा चलाया। ये कई बार पूछा गया, इक्ता प्रथा की शुरुआत भारत में किसने की? मोहम्मद गौरी ने। हालांकि इल्तुतमिश ने इसको एक संस्था के रूप में विकसित किया। व्यवस्थित रूप देने का काम इल्तुतमिश ने किया, लेकिन प्रारंभिक रूप इक्ता प्रथा कौन चलाया? गौरी। अब थोड़ा सा दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर था। ये तोमर वंश का एक शासक था, अनंगपाल तोमर। इसी ने दिल्ली की स्थापना की। पृथ्वीराज रासों में चंदवरदाई ने इसको ढिल्ली या ढिल्लिस कहा है। दिल्ली को क्या कहा गया है पृथ्वीराज रासों में? ढिल्ली। और 1276 ईस्वी में एक ग्रंथ मिलता है पालम बावली अभिलेख, इसमें दिल्ली का एक और नाम योगिनीपुर मिलता है। तो दिल्ली का एक और नाम योगिनीपुर का वर्णन किस में मिलता है? 1276 के पालम बावली अभिलेख में। 1193 ईस्वी में भारत के गौरी साम्राज्य की राजधानी बनी थी दिल्ली। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को भी राजधानी बनाया था। तो इंद्रप्रस्थ और दिल्ली पास पास में थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया, फिर दिल्ली को बनाया और फिर बाद में लाहौर को भी बनाया था। 1206 में लाहौर को बनाया और 1210 तक वो शासन करता है लाहौर से ही।
थैंक यू। तो यहाँ पे जो है गौरी वंश या मोहम्मद गौरी की कहानी भी समाप्त होती है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ ही लिया है। तो तुर्क आक्रमण समाप्त होता है। आगे हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे और दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, गुलाम वंश की बात करेंगे और कहानी आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए।